Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा डायपोल में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। At an axial position, at an axial position, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डायपोल के कारण, क्योंकि डायपोल चार्ज का बना हुआ है और अगर डायपोल चार्ज का बना हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना जरूरी है। दूसरी चीज, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम मैं आपको लिख देता हूं। इसका दूसरा नाम है और करके इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन तो हो गया, एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन। तो जब कहे एंड ऑन पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है जो लिखा हुआ है एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पूछे या फिर एंड ऑन पोजीशन पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब क्या है? इसको मैं मिटा देता हूं, स्पेस कम है हमारे पास, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर दे रहा हूं। ये हमारा एक डायपोल रखा हुआ है, माइनस प्लस, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इसका मिड पॉइंट, इसको मैंने ओ माना। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2L। यहां पे मैं 2L ले लिया, L भी ले सकता था, कोई खास बात नहीं था, लेकिन देखो मैं 2L ले लिया फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहां 2L लेने से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो इस डायपोल का एक्सिस हमारा क्या है? ये है। इसी के एक्सिस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। इसके एक्सिस पे इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डायपोल के कारण। कितने डिस्टेंस पर? इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना? सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है R। तो सब कुछ आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? एक डायपोल दे रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन 12 दे रखा है, और सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है एक पॉइंट P का, कितना? स्मॉल r। और साथ ही साथ एक चीज और बोला गया है कि 12 इज मच लेस देन स्मॉल r। मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है r के कंपैरिजन में। अगर r के कंपैरिजन बहुत ही कम, मतलब इस सेपरेशन का दुगना कम है, तो इस सेपरेशन का आधा भी ऑब्वियसली कम ही होगा, है ना। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि 4 बहुत ही कम है r से, तो 2 तो पक्का ही कम होगा ना, है ना। तो इसीलिए किताबों में कैसे लिखा होगा? किताबों में ऐसे लिखा होगा कि L इज मच लेस देन स्मॉल r। L की वैल्यू R के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही छोटा है। तो ये पूरी जानकारी हो गई हमारे इस क्वेश्चन के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, चाहे टॉपिक कर ले चाहे क्वेश्चन कर ले, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले का वीडियो देखिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जब मैंने क्वेश्चन लिया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे करना क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण यहां पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और इसके कारण यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और दोनों को वेक्टोरली जोड़ दो। अगर वेक्टोरली जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 है, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E2 है। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से दूर। इसकी वैल्यू कितनी? E1। और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा? माइनस चार्ज के पास, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, टुवर्ड्स दी माइनस चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होगी? E2। और ऑब्वियस सी बात है कि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होगी। क्यों सर? क्योंकि जिस चार्ज की जितना पास अगर पॉइंट होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट के पास
ज्यादा पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है ना। इनके बीच का सेपरेशन कम है, इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है, ज्यादा सेपरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम, कम सेपरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, मतलब प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ज्यादा होगी। मींस E1 की वैल्यू जो भी होगी वो E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होगी। अगर E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही आने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट, और ई नेट की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, E1 माइनस में E2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस में कितना, E2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो E1 किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, क्या लिखेंगे, KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन R कौन सा, इनके बीच का सेपरेशन, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, ये आपका बचा L, क्योंकि 2L था तो मिड पॉइंट है ये L है ना। तो R में से L निकालेंगे कितना बचेगा, R माइनस L, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में यहां क्या लिखेंगे, KQ, इस चार्ज के कारण, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करेंगे तो चार्ज का साइन नहीं रखा जाएगा। अगर चार्ज का साइन नहीं रखा जाएगा, सिर्फ वैल्यू रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज तो डायरेक्शन बता दिया ना, इस डायरेक्शन में हमने उस डायरेक्शन को यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 माइनस E2 लिख ली। तो E2 की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखी जाएगी। तो E2 की मैग्नीट्यूड कितनी, KQ बाई आर स्क्वायर, लेकिन R की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R यहां तक का, और ये कितना L, तो R प्लस कितना हो गया L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करना है आपको। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखिए E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ कॉमन हो जाएगा, KQ कॉमन हो जाएगा, और 1 बाई आर माइनस एल, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके खोल दें, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन एक माइनस साथ में तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, है ना। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर इधर उधर से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2RL प्लस 2RL। तो यहाँ पे 2RL बचेगा, इसके मल्टीप्लीकेशन कारण यहाँ पे 2RL बचेगा, 2RL जुड़ जाएगा, निकला सॉरी KQ, L नहीं, कितना हो जाएगा KQ, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बचेगा 4RL, और R माइनस एल, R प्लस एल से डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एक और बनेगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज आपको यहां दे रखी है, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया था, है ना। तो अब यूज करेंगे इसको, L की वैल्यू, इफ L is much less than small r, then L square also be very small। अगर L की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और ही छोटा हो जाएगा, अगर और छोटा हो जाएगा then we can neglected L square in comparison to R स्क्वायर। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, L स्क्वायर को निगलेक्ट मारूंगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो R का पावर 2 और होल पावर कितना था 2, तो कितना हो गया R के पावर 4, एक R के पावर 4 एक R को खा जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे R के पावर 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी मिली, इसकी वैल्यू जो मिली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास मिली कितनी, 4KQL अपॉन में कितना R के पावर 3। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो 4 के टुकड़े कर दो, 2 और 2 इसके साथ ले लो एक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2KQ इंटू में 12 अपॉन में कितना हो जाएगा R के पावर 3। एंड व्हाट इज दिस, Q इंटू 12, Q इंटू 12 इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो P की वैल्यू कितनी है, P बराबर इनके बीच का सेपरेशन कितना था 12, और अगर इनके बीच का सेपरेशन 12 है तो P की वैल्यू कितनी हो गई 2QL, जिसका डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, जिसका डायरेक्शन किधर मिला, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2KP बाई में R3। बहुत अच्छे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई 2KP बाई R3, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली। दूसरी चीज,
कि यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है, यहां देखने से मिल रहा है। अच्छा, और कुछ बातें करते हैं, वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या लिखा गया, ई नेट इज इक्वल टू 2kp में r का क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 2p/r क्यूब, क्योंकि k को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। अच्छा, ये चल नहीं रहा है, चलो ठीक है, तो 1/4πε0 2p/r क्यूब ये बना। तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल के केस में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। लेकिन चार्ज के केस में क्या होता था, r का स्क्वायर। तो चार्ज के केस में r का स्क्वायर, और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 3 जब डायपोल मोमेंट, एक ही डायपोल मोमेंट की बात की जा रही है। तो दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है। अच्छा, सिर्फ राइट साइड ही नहीं, लेफ्ट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखें, जैसे मैं अगर बात करूं कि ये आपका डायपोल है, माइनस ये प्लस, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं आपको पूछूं इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव पास में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और नेगेटिव थोड़ा दूर है, नेगेटिव दूर है, और इसकी वैल्यू कम होगी, और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ये E2, और ये क्या हो जाएगा E1। ध्यान से देखो तो E1 ज्यादा है E2 से, क्योंकि E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उधर ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिली। लेकिन इस पॉइंट पे भी अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पर तो पास कौन है, पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगी वो कम होगी, और अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किधर मिलने वाली है, राइट साइड। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक चीज याद ही रख लें, एक कोटेशन बना ले, क्या कि इन एंड ऑन पोजीशन, ओनली एंड ऑन पोजीशन, ये एंड ऑन पोजीशन की बात हो रही है, एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है। इन एंड ऑन पोजीशन लिख भी सकते हैं, इन एंड ऑन पोजीशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always in the direction of dipole moment, in the direction of dipole moment, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायपोल मोमेंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, तो आओ इसको वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म बनाओगे बेटा, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये तो कांस्टेंट है और ये मैग्नीट्यूड है, तो P वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, सीधा क्या लगा दो, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर फॉर्म बन गया। तो E नेट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2k P वेक्टर अपॉन में R का क्यूब। और अगर यहां निगेटिव लगा देते तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट था, अगर निगेटिव लगा देते तो, लेकिन सेम है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो ये तुम्हारा मिला वेक्टर फॉर्म, ये तुम्हारा मिला मैग्नीट्यूड फॉर्म, इसके कारण ये आता है, और ये रिलेशन होता है आर के साथ, है ना। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए ये एंड ऑन पोजीशन के बारे में। अब हम मूव करते हैं जल्दी से आगे की तरफ। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम याद रखिए ये वाला, ब्रॉड ऑन पोजीशन। जैसे वहां एंड ऑन पोजीशन, जैसे यहां पर ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है क्या, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो
ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओ, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मैं ले लिया कितना 2L, तो डायपोल मोमेंट आपको कितना मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट 2QL। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, इसलिए क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब दो चार्ज को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज आपको दे रखा है, एक कंडीशन, कौन सा कंडीशन, L इज मच लेस देन स्मॉल r, मतलब L इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अगर इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा काम क्या करना है, इनके कारण अलग निकालो, इनके कारण अलग निकालो और वेक्टोरली जोड़ दो। अब वेक्टोरली जोड़ दोगे, ध्यान से अगर तुम देखो तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इसके कारण निकालने के लिए तुम्हें सेपरेशन पता होना चाहिए, जो कि तुम आंख मूंद के बता सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट में, हाँ बेटा, r² प्लस L²। कैसे, ये r हो जाएगा, ये L होगा, यहां रूट में r² प्लस L²। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी डिस्टेंस वही आने वाली है, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कितना, रूट में r² प्लस L²। बहुत अच्छा, तो दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर, जिसको हम बोल रहे हैं E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण किधर, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना तो सेम है ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दो अलग अलग डायरेक्शन में है। सेम होता तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऑपोजिट होता है तो घटा देते हैं, लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शन में जब वैल्यू होती है, अलग अलग डायरेक्शन में जब किसी वेक्टर को कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उनका रिजल्टेंट या नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाकर। कौन सा फॉर्मूला, रूट में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 × cos थीटा, वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन उससे भी सिंपल फॉर्मूला मैं तुमको बताता हूं तोड़कर, तरीका बताता हूं तोड़कर, कैसे तोड़कर। पहली बात तो ये, इसके पैरेलल में लाइन खींच दो, तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल बेटा ये होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये दोनों थीटा है, तो ये भी दोनों थीटा ही होंगे, देखिए आपको। अच्छा, दोनों थीटा होंगे और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि इस चार्ज की वजह से सेपरेशन उतना ही है, इस चार्ज की वजह से भी सेपरेशन उतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी वही है, सेपरेशन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम बात करें तो E1 और E2 की मैग्नीट्यूड सेम आने वाली है, और वो है E, और इसकी वैल्यू कितनी, KQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना मिलेगा, r² प्लस में L²। इसको बनाकर रख लो एक जगह। अब आओ उसको निकाल दो बाहर। जैसे उसको निकालोगे बाहर तो ये आपका कितना है बेटा, E1, और ये आपका कितना है, E2, जो कि दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसलिए मैंने बराबर ले लिया। ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये पॉइंट P था। हाँ भाई साहब, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, वेक्टर को तोड़ दो, वेक्टर को क्या कर दो, तोड़ दो, इस वाले वेक्टर को तोड़ दो, इस वाले वेक्टर को भी तोड़ दो, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो जैसे ही तोड़ोगे तो एंगल की तरफ क्या होता है, एंगल की तरफ cos थीटा, एंगल के ऑपोजिट sin थीटा। तो एंगल की तरफ लोगे तो एंगल की तरफ cos थीटा मिलेगा, तोड़ने पर कितना, E cos थीटा, और एंगल के अपोजिट क्या मिल जाएगा तुम्हें, E sin थीटा। सिमिलरली इसको भी तोड़ो, एंगल की तरफ क्या हो जाएगा, cos थीटा, E cos थीटा, और एंगल के ऑपोजिट तोड़ोगे बेटा तो क्या मिलेगा, E sin थीटा। तो एक चीज तुम्हें दिख गया क्या, जैसे मैंने इसको तोड़ा एक चीज आपको दिखा कि जो E sin थीटा एक ऊपर है और जो E sin थीटा नीचे है, ये एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट। तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, लेफ्ट साइड में बचा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2E cos थीटा। तो हम यहां बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, 2E cos थीटा। रख दो वैल्यू उठा के,
E की वैल्यू तो पता ही है आपको, 2 इंटू में E की वैल्यू कितनी मिली, KQ बाय में कितना R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा इस ट्रायंगल से ये तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था L, तो इसकी वैल्यू आ गई L अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस में कितना L स्क्वायर। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2KQL अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ, कितना हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। इतना तो आप समझते हैं, यहां तक काम हो गया। और अगर यहां तक काम हो गया तो एक चीज आपको और दिख रहा होगा, मैंने क्या बताया था कि इसको भी आपको यूज करना है। अगर L बहुत छोटा है R से तो L स्क्वायर बहुत ही छोटा हो गया, देन L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर इन केस ऑफ दी डायपोल। डायपोल में अगर बोल रखा है कि L की वैल्यू बहुत 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 छोटा है, इफ L इज मच मच लेस देन स्मॉल r, देन L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू R स्क्वायर। सो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 2KQL अपॉन में L स्क्वायर तो गायब हो गया 0, तो R स्क्वायर के पावर 3/2, नीचे कितना बचा पावर 3। इतना तो आप जानते हैं कैसे पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर से पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 से 3/2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 बचेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें 2QL क्या बना P, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई KP/R का पावर 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई यहां पर KP/R3। पहले क्या आई थी 2KP/R3, तो पहले आई थी 2KP/R3, इस समय क्या आया है KP/R3। इसका मतलब ये कि ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डायपोल के कारण वो एक्सियल पोजीशन से आधी होती है। वहां 2KP/R3 था, यहां KP/R3, ऐसे याद रखेंगे, है ना, आधी होती है ऐसे याद रखेंगे। वहां 2KP/R3 एंड ऑन पोजीशन में 2KP/R3 और ब्रॉड ऑन पोजीशन में कितना KP/R3। अच्छा, आई होप ये सब आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। एक चीज और गौर करने लायक बात ये था कि डायरेक्शन के बारे में अगर आप देखें तो डायरेक्शन के बारे में मैं आपको कहूं, ये हमारा क्या था माइनस था और ये हमारा क्या था प्लस था। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर था, लेफ्ट टू राइट, और यहां पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, और अगर यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिला था, लेफ्ट साइड। बहुत अच्छी बात है ना। जरा नीचे निकालो तो जस्ट, ये भी तो ब्रॉड ऑन पोजीशन है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे जब निकालोगे तो क्या होगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी दूर, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो पास। तो एक डायरेक्शन ये आ गया, एक डायरेक्शन ये आ गया, और जब इनको जब आप तोड़ेंगे तो इसको किधर तोड़ेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और इसको जब तोड़ेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो दो कंपोनेंट ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, जो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स इस तरफ तोड़ेंगे, आई वेक्टर्स इस तरफ टूटेंगे, तो ये वाले कंपोनेंट तो कट जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मिटा देता हूं उसको मैं। तो ध्यान से आप देखें तो ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, इसका वेक्टर फॉर्म बनेगा बेटा कि ई वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, माइनस में KP/R3, KP वेक्टर अपॉन में R3, ऐसे लिखा होगा। यहां भी आप देख रहे हैं R के पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, R के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε और P/R3, तो ये ऐसे 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 आपको पता होना चाहिए। तो अब लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख लेंगे कि क्या, इन ब्रॉड ऑन पोजीशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप उसको नोट करें, फिर एक पॉइंट बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। तो हमने क्या पढ़ लिया, एक्सियल पोजीशन, फिर हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सियल पोजीशन को ही इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही ब्रॉड ऑन पोजीशन है। अब हम किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी डायपोल के कारण, ठीक है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो एक डायपोल दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, पी, डायपोल मोमेंट कितनी है, पी, और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एन एंगल थीटा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना आपको दे रखा है, स्मॉल आर। तो इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को करने का एकदम आसान तरीका मैं बताता हूं आपको। करना क्या है इसमें कि आप क्या कर दीजिए, आप इस डायपोल को दो तरीके से देखिए, इस डायपोल को दो डायपोल समझ के देखिए, रिजॉल्व कर दीजिए इस डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इस डायपोल को तोड़ दीजिए दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन अलोंग द आर, तो जैसे अलोंग द आर तोड़ेंगे तो पी कॉस थीटा, और एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आर, इसको इधर एंगल की तरफ कॉस थीटा आएगा, एंगल के अपोजिट साइन थीटा आएगा। तो एंगल की तरफ जैसे तोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, पी कॉस थीटा वाला डायपोल बन गया एक, ऐसा लग रहा है कि पी कॉस थीटा वाला डायपोल है इस पॉइंट पर, और ये वाला ऐसा लग रहा है कि पी साइन थीटा वाला डायपोल है, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे मैंने इस डायपोल को तोड़ा, जैसे मैंने इस डायपोल को तोड़ा, क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन कैसे आसान हो गया कि अगर मैं इस डायपोल के लिए देखूं तो इस डायपोल के लिए देखूं तो इस डायपोल के लिए पी पॉइंट क्या दिख रहा है हमें, इस डायपोल के लिए पी पॉइंट हमें एंड ऑन पोजीशन दिख गया, एक्सियल। और इस डायपोल के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पी बन गया, है ना। तो हम क्या बताए थे कि एंड ऑन पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होती है। तो पी कॉस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये E1। और उस E1 की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा, उस E1 की वैल्यू आप लिखोगे E1 इज इक्वल टू 2 डालना है ना। एंड ऑन पोजीशन के लिए बात हो रही है 2 Kp, लेकिन P कितना है, इस डायपोल की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी है, P cos थीटा, और अपॉन में कितना, R के पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर कितना बन गया आपका, 1। दूसरी बात, इस डायपोल के कारण अगर आप देखेंगे तो इस डायपोल के कारण डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट इस पॉइंट पर, मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी, E2। अब बताओ E2 की वैल्यू इसकी आधी होती है Kp बाई आर क्यूब, Kp बाई आर क्यूब होती है, लेकिन P की वैल्यू कितनी है, P साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, P साइन थीटा अपॉन में कितना, R की पावर 3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच से ही जाएगा। ये डायरेक्शन किसका हो गया, ये डायरेक्शन आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं ये फाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्शन से या कहो E1 के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, फाई, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालने की वैल्यू, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म से, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है तो कितना आ जाएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, हाँ जी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखें तो E1 का स्क्वायर करें, E1 का स्क्वायर मतलब 2Kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में Kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया रूट में अंडर द रूट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान से अगर आप देखें तो Kp बाई आर क्यूब यहां भी है, Kp बाई आर क्यूब यहां भी है, बाहर निकल जाएगा, है ना। बाहर निकल जाएगा तो स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ओनली Kp बाई आर क्यूब, रूट में क्या बचेगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कितना
4 cos स्क्वायर थीटा और यहां ओनली साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो 4 cos स्क्वायर थीटा के टुकड़े टुकड़े कर दो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास मिल गई kp/r³ रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। समझ गए बात? ये थोड़ा सा सिंपल मेथड था। कौन सा मेथड था? डायपोल को तोड़कर। डायपोल को तोड़ के जब सॉल्व कर दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो भी आसानी से। दूसरी चीज, मुझे इसका डायरेक्शन निकालनी है, इसका डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि हर चीज में डायरेक्शन मैंने निकाला, इंडाउन में भी डायरेक्शन निकाला और ब्रॉड डाउन में भी डायरेक्शन निकाला। तो अब हम अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन का क्या बोलेंगे? एंगल फाई बना रहा है, लेकिन किससे? ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ आर। आर के डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है, तो इस फाई की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ध्यान से अगर तुम देखो ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा, और ये तो E1 है, तो tan फाई की वैल्यू यहां लगाओ ये सारे ट्रायंगल में, ये तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो tan फाई, डायरेक्शन इसका निकाल रहा हूं, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना था बेटा? वहां E2 था, अपॉन में कितना हो जाएगा? ये E1। E2 बाई E1 करो, जैसे E2 बाई E1 करोगे तो kp/r³, kp/r³ कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा, और नीचे बचेगा 2 cos थीटा, और ये मिलके क्या बन गया? tan थीटा। दिस इज इक्वल टू कितना? tan थीटा बाई 2, और बहुत अच्छे से लिख दो तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई में 2। दिस इज द डायरेक्शन। एक चीज ये आ गई। अच्छा, समझ गए इतना बात? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इंडाउन पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या था? इंडाउन पोजीशन के लिए 2kp/r³, ब्रॉड डाउन पोजीशन के लिए kp/r³, और अगर आपको एनी पोजीशन बोले तो kp/r³ रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले आपको रात को 12 बजे भी याद होने चाहिए, है ना? विच मेक सेंस कि अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी फॉर्मूले आप लगा लेंगे, है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या डायरेक्शन, क्या कैसे कैसे क्या होगा। दूसरी चीज पूछता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण कहां कहां मिलेगा। मैं 2 तरीका बताता हूं। पहला तरीका यहां से थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तब आएगा। दूसरे तरीके में भी बुद्धि लगाएंगे अब आएगा, लेकिन कम लगाना पड़ेगा। तो पहला तरीका पहले बताता हूं, ज्यादा बुद्धि वाला, फिर कम बुद्धि वाला बताता हूं। ध्यान से अगर आप देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर गया? एंगल पर। P पे भी डिपेंड किया, R पे भी डिपेंड किया, लेकिन डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है ऐसा मानना है, और R भी कांस्टेंट है। उसी पोजीशन में पूछा जा रहा है, उसी RR डिस्टेंस पर, कितने RR डिस्टेंस पर, और उसी P पर। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर P एक कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगल पे मैक्सिमम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब होगी जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब होगी जब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड cos स्क्वायर थीटा शुड बी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना? cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। चलो एक चीज मैं पूछ लेता हूं आपसे, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, और sin थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, लेकिन अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो 1 होगा, और cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होती है। cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0, है ना? अच्छा, ये कितने कितने एंगल पे आएगा? ये मैक्सिमम कितने कितने एंगल पे आएगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, तब ये 1 आएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, तब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे सर? सोचो, cos 0 की वैल्यू 1,
1 स्क्वायर की वैल्यू 1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, लेकिन स्क्वायर है ना, तब भी 1 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और अगर ये 1 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री जब रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे वैसे हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब, रूट में 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, 3 आ गया, 3 एक 4 और 4 बाहर आया कितना 2, तो 2 केपी बाई आर क्यूब। अरे ये तो वही आ गया जो ब्रॉडन पोजीशन पे होता है। हाँ, तो ब्रॉडन पोजीशन हमारा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इन डाउन पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाउन पोजीशन पे होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 केपी बाई आर क्यूब, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। देखो थीटा बराबर 0 का मतलब इस साइड में, यही तो डायपोल था, और ये एंगल मैंने थीटा लिया था। अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब राइट साइड, और थीटा 180 डिग्री का मतलब लेफ्ट साइड, है ना। थीटा 180 डिग्री का मतलब इतना घूम गया, और थीटा 180 डिग्री का मतलब ये पूरा ऐसे घूम गया, और थीटा 0 डिग्री का मतलब ये ऐसे घूम गया, 0 कर दिया एंगल। तो इन डाउन पोजीशन उधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, उसकी वैल्यू कितनी, 2 केपी बाई आर क्यूब, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन डाउन पोजीशन पे मिलता है। दूसरी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलता है। अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फॉर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्मूला कहां गया भाई, जो लिखा था यहां है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब, रूट में 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब मिनिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। कैसे सर, जैसे मैं कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब बात करूंगा तो इसकी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये तो नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, तो कम से कम वैल्यू तो खाली 0 ही हो सकता है, इससे कम क्या कर लोगे। नेगेटिव में तो पहली बात तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, तो 0 से कम कर नहीं सकते, तो कम से कम 0 ही कम होगा। तो कम से कम वैल्यू कॉस स्क्वायर की कितनी होगी 0, और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी -1, है ना, लगा आइडिया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, और ये 0 कब कब होगा, 0 कब कब होगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। 90 डिग्री पर भी 0 हो जाएगा और 270 पर भी 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 की वैल्यू 0। तो अब अगर आप ध्यान से देखें इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखें,